लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट पर पानी की तरह पैसे बहा देंगे और वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो दुनिया में तो उनकी रिस्पेक्ट कम होगी ही, साथ में उनके अपने लोग भी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट पर उतर आएंगे। और आखिरी बात ये है कि जब हम नॉर्मल रिसर्च को रोबोट और स्पेसक्राफ्ट की मदद से कर सकते हैं तो एक्स्ट्रा पैसा बर्बाद करके और जबरदस्ती एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ खतरे में डालकर क्या मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी जाकर फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पर जाकर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। यूएस एयरफोर्स का पायनियर जेट स्पेस मिशन का फर्स्ट एवर ऑर्बिटिंग मिशन 23 सितंबर 1958। रशिया का ल्यूना E-1 नंबर 1 रशिया के चांद पर जाने की पहली कोशिश। 11 अक्टूबर 1958 नासा का पायनियर वन चांद पर जाने की दूसरी कोशिश। 8 नवंबर 1958 रशिया के चांद पर जाने की दूसरी कोशिश। 4 दिसंबर 1958 ल्यूना E-1 नंबर 3 चांद पे जाने की रशिया की तीसरी कोशिश भी फेल। 6 दिसंबर 1958 पायनियर 3 नासा के चांद पे जाने का तीसरा उम्मीद भी फेल। 2 जनवरी 1959 मैस्टा E-1 नंबर 4 रशिया के चांद पे जाने का चौथा कोशिश भी फेल। 3 मार्च 1959 पायनियर 4 नासा के चांद पे जाने का चौथा कोशिश भी फेल। 18 जून 1959 रशिया का ल्यूना E-1 नंबर 1 चांद पे जाने का पांचवा कोशिश भी फेल। 12 सितंबर 1959 ल्यूना 2 रशिया का चांद पे कोशिश मिशन सक्सेस। रशिया अपने छठे मिशन में चांद के ऑर्बिट में जा पाया, लेकिन नासा अभी भी इस काबिल नहीं हो पाया। नासा को अपने 12वें मून मिशन में जो था रेंजर 7 स्पेस क्राफ्ट, जिसे 28 जुलाई 1964 को लॉन्च किया गया था, में कामयाबी मिली थी। जी हाँ, और वहीं बात की जाए इसरो की, इसरो ने 21 अक्टूबर 2008 को अपने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया, जो कि चांद पे जाने का इंडिया का पहला कोशिश था। और आप सब जानते ही होंगे कि इसरो के चंद्रयान 1 ने न केवल सक्सेसफुल मिशन को अंजाम दिया, बल्कि चांद के नॉर्थ पोल में जमे हुए वाटर आइस की खोज करके पूरी दुनिया के नजर में आ गया। जी हाँ, केवल इसरो ही नहीं बल्कि जापान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एस्ट्रोनॉटिकल साइंस यानी आईएसएस और चाइना की CNSA यानी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने पहले ही कोशिश में चांद पे जाने में सफल रहे। लेकिन यहाँ जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि इंडिया का मून मिशन जापान और चाइना के मून मिशन में हुए खर्च को आधे से भी कम खर्च में की गई थी। जी, चाइना का चैंग E-1 जो भी चांद पे किया गया पहला ऑर्बिटर मिशन था, का बजट था 1415 करोड़ रुपए, और वहीं इसरो के चंद्रयान 1 मिशन का बजट था मात्र 386 करोड़ रुपए। लेकिन इस मिशन के बाद इसरो का दूसरा स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन था मंगलयान मिशन यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया। ये एक बिल्कुल ही नामुमकिन सा मिशन था, क्योंकि इसके पहले किसी भी देश की स्पेस एजेंसी पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह के ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन इसरो ने इस नामुमकिन से मिशन को भी मुमकिन कर दिया। और क्या आपको पता है, इसरो ने ये मिशन केवल और केवल 154 करोड़ के बजट में ही किया था। इस बजट में इस तरह का मिशन कोई भी अन्य स्पेस एजेंसी कर ही नहीं सकती। यही खासियत है हमारे इसरो की। लेकिन हाल ही में इसरो के द्वारा की गई मिशन चंद्रयान 2 में ऐसा क्या कमी या खराबी आ गई जिसकी वजह से हमारा लैंडर सही से लैंड नहीं हो पाया, और अब इसके आगे क्या होगा जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक, और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड। 31 जनवरी 1966 रशिया का ल्यूना 9 E-6 नंबर 3 ये ही इतिहास का पहला स्पेस क्राफ्ट था जो चांद की सतह पे सही सलामत लैंड हुआ। जी हाँ, और क्या आपको पता है ये रशिया द्वारा किया गया 12वां लूनार लैंडिंग मिशन था। जी, इसके पहले रशिया के एरोस्पेस कंपनी NPO लेवोस्की ने कुल 11 बार लैंडर को मून पे भेजा था, और इन 11 बार रशिया के मिशन फेल हुए। लेकिन सोवियत यूनियन के लूनार प्रोग्राम का
12वां मिशन 3 फरवरी 1966 को चांद की सतह पे सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद इतिहास में चांद पे सॉफ्ट लैंड करने वाला पहला अनमैन्ड मिशन बना। लेकिन क्या आपने यहाँ एक बात नोटिस करी कि रशिया को चांद पे लैंड करने के लिए कितना ज्यादा समय लगा था। अब बात करते हैं हमारे इसरो के चंद्रयान 2 मिशन के बारे में। चंद्रयान 2 जो कि इंडिया का एक काफी हद तक सफल प्रोग्राम रहा, लेकिन सतह से केवल 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पे आने के बाद इसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस घटना के होने के बाद भी, यानी जैसे ही विक्रम लैंडर का हमसे सफर टूटा, उसके महज 35 घंटों के अंदर ही इसरो ने विक्रम लैंडर को लोकेट भी कर लिया और हमें ये पता चला कि हमारा विक्रम लैंडर चांद की सतह पे क्रैश लैंड नहीं हुआ था, बल्कि इसकी हार्ड लैंडिंग हुई थी। शायद लैंडिंग के वक्त इसके नीचे लगे 4 थ्रस्टर्स में से किन्हीं 2 में या शायद सभी में कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, जिसके कारण ये चांद की सतह पे एकदम से गिर गया और ये फिलहाल चांद की सतह पे तिरछा पड़ा हुआ है। लेकिन शुरुआत में इसकी लैंडिंग बिल्कुल सही तरीके से हो रही थी। इसके लैंडिंग प्रोसेस को कुछ इस प्रकार से तय किया गया था। सतह से करीब 100 किलोमीटर से ऊपर ऊंचाई में रफ ब्रेकिंग फेज। यहाँ लैंडर के नीचे की ओर लगे चारों थ्रस्टर्स लैंडर को धीरे धीरे धीमा करें और लैंडर को धीरे धीरे अपनी लैंडिंग साइट की ओर लेकर जाए। सतह से करीब 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे एब्सोल्यूट नेविगेशन फेज को स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें का बैंड अल्टीमीटर 1, लैसा यानी लेजर एल्टीमीटर और एलपीडीसी यानी लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा को एक्टिवेट किया जाएगा। इसके बाद आती है फाइन ब्रेकिंग फेज, जहां लैंडर को काफी हद तक सीधा किया जाएगा और उसमें लगे लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा यानी एलपीडीसी के मदद से लैंडर के उतरने के सही जगह को चुना जाएगा। जगह तय होने के बाद आता है होवरिंग स्टेज, जहां लैंडर के केवल 2 इंजन को ऑन रखा जाता और इसे बिल्कुल धीरे धीरे सतह की ओर ले जाता और थोड़ी ही देर में विक्रम का चांद की सतह से टच डाउन होता। लेकिन यहीं पर गड़बड़ी आई। अचानक से विक्रम लैंडर के साथ संपर्क टूट जाने की वजह से वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहा और एकाएक चांद की सतह पे गिरा। इस हार्ड लैंडिंग की वजह से ये थोड़ा ट्रिप हो गया। इस मिशन के पार्शियल फेलियर का दर्द हमें पूरी दुनिया में देखने को मिला, क्योंकि केवल भारतीय ही नहीं बल्कि अन्य कई देश भी इसरो के चंद्रयान 2 के लैंडिंग को आस लगाकर देख रहे थे और जिस तरह से इसरो ने इस मिशन को किया वो वाकई में काफी काबिल तारीफ था। इसी साल 22 फरवरी 2019 को इजराइल का एरोस्पेस ऑर्गेनाइजेशन स्पेस आईएल ने भी एक लूनार लैंडर मिशन को किया था, जिसका नाम था बेरेसी। लेकिन बदकिस्मती से 11 अप्रैल 2019 को चांद की सतह पे उतरने से पहले ही लैंडर में लगे जायरोस्कोप के फेल हो जाने की वजह से इसके इंजन एकाएक बंद हो गए और इजराइल का ये लैंडर चांद की सतह पे क्रैश लैंड हो गया। लेकिन इससे इजरायली वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने कहा कि ये मिशन हमारे उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हुई है और इससे हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला। इसरो का चंद्रयान 2 मिशन एक हाईली कॉम्प्लेक्स मिशन था, क्योंकि इसकी तकनीक पिछले सभी इसरो मिशन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा एडवांस और पेचीदा थी। आमतौर पर स्पेस एजेंसीज या तो ऑर्बिटर मिशन करते हैं या फिर लैंडर मिशन, लेकिन इसरो के इस मिशन में न केवल एक ऑर्बिटर बल्कि उसी के साथ एक लैंडर और रोवर को भी भेजा गया और इसी कारण ये मिशन बहुत ही ज़्यादा पेचीदा था। लेकिन हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने इसे कर ही दिखाया। इसरो के चेयरमैन के सिवान ने बताया कि अगर चंद्रयान 2 मिशन की सफलता की बात की जाए तो इस मिशन के हर एक फेज में हमने मिशन ऑब्जेक्टिव्स यानी मिशन के लक्ष्य का 90 से 95% भाग को हासिल कर ही लिया। यानी हमारे लिए चंद्रयान 2 मिशन का केवल 5% भाग ही फेलियर हो सकता है, लेकिन इस लैंडिंग के जरिए हमने काफ़ी कुछ नया सीखा है और सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारी यही एक्सपीरियंस, जो हमें दिन ब दिन और ज़्यादा एडवांस बनाती है। कम्युनिकेशन होने के बाद भी हमने विक्रम लैंडर के एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक कर ही लिया है। अब बस उससे संपर्क साधने की देर है। हाँ, हमारे पास लैंडर से दोबारा संपर्क बनाने के लिए काफ़ी कम समय बचा, क्योंकि इस लैंडर का जो मेन पावर सोर्स है वो है इसमें लगे सोलर पैनल, जो केवल दिन के समय में ही काम करते हैं और चंद्रमा के सतह पे एक दिन करीब 14 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है। और 7 सितंबर से आज 12 सितंबर तक कुल 5 दिन पार हो चुके हैं और करीब 9 दिनों के बाद चांद के उस भाग में जहां हमारा लैंडर लैंड हुआ है वहां रात हो जाएगा, जिसमें हमें करीब 14 अर्थ डेज तक और रुकना होगा। इसरो के वैज्ञानिकों के अनुसार शायद विक्रम लैंडर के कम्युनिकेशन सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ गई, जिसके चलते इससे हमारा संपर्क नहीं बैठ पाया। लेकिन हमारे वैज्ञानिक इसके लिए अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। क्या आपको पता है चंद्रयान 1 मिशन, जिसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, ये एक लूनार ऑर्बिटर मिशन था और वैज्ञानिकों के अनुसार ये ऑर्बिटर 2 साल तक चांद के ऑर्बिट में ऑपरेट कर सकता था।
लेकिन 28 अगस्त 2009 को अचानक इस स्पेसक्राफ्ट का कम्युनिकेशन खो गया। ये प्रोब केवल 312 दिन ही हमारे कंट्रोल में था और वैज्ञानिकों के अनुसार साल 2012 तक ये स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पे क्रैश होने वाला था। लेकिन मजे की बात यह है कि साल 2016 में नासा ने अपने LRO स्पेसक्राफ्ट की खोज करते हुए चंद्रयान-1 की भी खोज कर ली थी, जो चांद की सतह से करीब 200 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे चांद को ऑर्बिट कर रहा था। उस वक्त हमारा चंद्रयान-1 से संपर्क क्यों टूटा, इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन हमने हार नहीं मानी। चंद्रयान-2 से भी हमने काफी कुछ नया सीखा और इसका ऑर्बिटर, जो कि चांद की सतह से करीब 100 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे चक्कर काट रहा है, ये अगले 7.5 सालों तक हमें चांद के बारे में जरूरी जानकारियां देगा। फिलहाल इसरो पूरी तरह लैंडर को वापस हासिल करने में लगा है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो दोबारा हमारे संपर्क में जरूर होगा। आइए अब जानते हैं कि इसरो की इस लैंडिंग मिशन के बाद नासा और अन्य स्पेस एजेंसीज की इसमें क्या प्रतिक्रिया है। नासा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज पे ये ट्वीट किया, स्पेस इज हार्ड, वी कमिट इसरो's attempt to land their Chandrayaan-2 mission on the moon's south pole. You have inspired us with your journey and look forward to future opportunities to explore our solar system together. ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ने अपने ट्विटर पेज पे ये लिखा, The Vikram lander was just a few kilometers short of finishing its mission to the moon today. To the team ISRO, we applaud your efforts and the commitment to continue our journey into space. इसी तरह अन्य स्पेस एजेंसीज ने भी इसरो की जमकर तारीफ की। आज इसरो का अंतिम मुकाम पर पहुंच चुका है और इसरो को पूरे वर्ल्ड से सपोर्ट मिल रहा है। तो क्यों ना हम भारतीय भी इसरो को अपना पूरा सपोर्ट दें। जल्द ही इसरो मैन स्पेस मिशन गगनयान के लिए एग्जाम देने वाला है और भविष्य में नासा भी इसरो के साथ मिलकर स्पेस मिशन करने की इच्छा रखती है। तो इससे आप समझ सकते हो कि आज इसरो का नाम कितना ऊंचा हो चुका है और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर भी इसरो के प्रति सम्मान और भाव होगा। तो इसरो के लिए इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। और गाइस, मैं आप सभी को दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज अंतरिक्ष टीवी फैमिली 2 मिलियन की हो गई है। इसके लिए केवल हमें ही नहीं बल्कि आप सभी को भी बधाई, क्योंकि आपने और हमने मिलकर ही इस मुकाम को हासिल किया। और थैंक यू आप सभी को। इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहिए और अंतरिक्ष को और भी गहराइयों से समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप नए हो इस चैनल पे दरअसल इंटरेस्टेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल को बटन कर लो। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। सितंबर 2019 रात के करीब 2 बजे और हर एक भारतवासी की नजर अपने अपने टीवी स्क्रीन पर टिकी। क्रिकेट के अलावा शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जिसने सारे देश को इतनी रात के समय दिल खार से जाने पर मजबूर कर दिया। आखिर मौका ही ऐसा था। चंद्रयान-2 यानी कि भारत का दूसरा मून मिशन चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला मिशन बनने वाला था और स्पेस एक्सप्लोरेशन के किनारे पड़ने पर अपना नाम अंकित करवाने वाला था। हर भारतवासी इसमें गर्व का अनुभव कर रहा था और उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहता था। इसरो का विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करने ही वाला था कि सतह से करीब 2.1 किलोमीटर की दूरी पर वो अपने रास्ते से भटक गया और ऑर्बिटर से उसका संपर्क टूट गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हर व्यक्ति के मन में बस एक ही सवाल था कि क्या हम कामयाब हुए। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन उस पल हमने जो कुछ भी अचीव किया वो भी अपने आप में ऐतिहासिक था और हम सभी को इसरो के वैज्ञानिकों पे गर्व है। खैर, उस दिन जो कुछ भी हुआ, लेकिन उस घटना के बाद हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि इसरो फिर से चंद्रमा पर कब लैंडिंग करेगा, मतलब हमारा चंद्रयान-3 मिशन कब लॉन्च होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, चंद्रयान-2 मिशन को 6 महीने भी नहीं बीते और हम सभी भारतवासी चंद्रयान-3 मिशन का इंतजार कर रहे हैं। हम सभी चाहते हैं कि इसरो जल्द से जल्द इस मिशन को लॉन्च करे और हम सभी गर्व से ये कह सके कि हमने ही सबसे पहले चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड किया। वैसे तो इसरो ने ये मिशन 2024 में शेड्यूल किया है, लेकिन हाल ही में आ रही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसरो ने नवंबर 2020 में ही लॉन्च करने का प्लान कर लिया है। ये सिर्फ उनका मानना नहीं
दावा है कि उन्हें ये न्यूज़ इसरो के ही कुछ वैज्ञानिकों से मिली है और आने वाले कुछ दिनों में खुद इसरो के हेड इसकी अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। आपको बता दूं कि जब चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग करने में नाकाम हुआ तो इसरो ने इसके कारणों का पता लगाने के लिए एक कमेटी बनाई जो डिटेल में इसके कारणों का पता लगाएगी, जिससे आने वाले प्रोजेक्ट्स में हम इस फेलियर से सीख ले सकें। अब ये कमेटी अपने काम में कहाँ तक पहुँची है इसकी जानकारी तो पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन अगर हम खुद इसके कारणों का अंदाजा लगाएं तो आने वाले चंद्रयान 3 मिशन में इसरो कुछ बातों का ख्याल जरूर रखेगा। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि वो लैंडर के लेग्स और थ्रस्टर्स को और भी स्ट्रॉन्ग बनाए, जिससे सॉफ्ट लैंडिंग के समय वो एक्स्ट्रा प्रेशर को झेल सके। इसके अलावा हम इस बार लो बजट पर मून मिशन की कोशिश नहीं करेंगे। मतलब हमारा बजट नासा जैसा आसमान छूने वाला तो नहीं होगा, लेकिन बहुत कम भी नहीं होगा। इससे हम मिशन में यूज हो रहे हर एक पार्ट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का पूरा ख्याल रख सके। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार इसरो अपने मून मिशन के ड्यूरेशन को कम करने की पूरी कोशिश करेगी। चंद्रयान 2 में हमारे ऑर्बिटर ने सबसे पहले पृथ्वी के कई चक्कर लगाए, फिर चांद के कई चक्कर लगाए और इस कारण हमें चांद तक पहुंचने में काफी ज्यादा समय लगा। हाँ, ये बात तो है कि इससे हमने काफी सारा बजट सेव कर लिया और ग्रेविटी की मदद से ही एक्स्ट्रा स्पीड प्राप्त कर ली, लेकिन इससे मिशन काफी लंबा भी खींच लिया और किसी मिशन में जितना ज़्यादा टाइम लगता है गलती होने की पॉसिबिलिटीज भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर हम चंद्रयान 3 को साइड में रखकर फ्यूचर में दूर दूर के प्लैनेट्स के एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में सोचे तो ये टेक्निक शायद सफल नहीं हो। दोस्तों, खबर तो ऐसी भी आ रही है कि भारत और जापान की स्पेस एजेंसी JAXA अब मून के एक्सप्लोरेशन के लिए साथ में मिलकर काम करने वाले हैं, लेकिन वो चंद्रयान 3 मिशन से ही होने वाला है या फिर उसके बाद से, इसकी कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करते हैं कि चंद्रयान 3 का रोल जापान ने, जबकि लैंडर बनाने की जिम्मेदारी भारत की है, लेकिन इसरो ने अभी तक ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। पर वेट में अगर रोवर जापान बनाएगा और लैंडर भारत बनाएगा तो फिर ऑर्बिटर का क्या होगा? जैसे कि आप जानते हैं कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर बिल्कुल सही सलामत है और अभी भी मून को ऑर्बिट कर रहा है, तो यार हमें फिर से ऑर्बिटर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर हमारे पास ऑर्बिटर नहीं होगा तो लैंडर और रोवर को मून तक ले कौन जाएगा? क्या हम अपने ऑर्बिटर को वापस धरती पर लाएंगे? इस बार हम ऑर्बिटर को एक डिटैचेबल प्रोपल्शन टैंक से रिप्लेस करेंगे, जिसका काम होगा सिर्फ लैंडर और रोवर को मून के ऑर्बिट पर पहुंचाना। लेकिन इसके लिए हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिससे कि हम अपने अभी के ऑर्बिटर से नए डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकें और वहां पहुंचने पर हमें कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना। इस पॉइंट पर कुछ वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों का ये मानना है कि इसरो को ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए और एक नए ऑर्बिटर को ही डेवलप कर लेना चाहिए। दोस्तों, ये तो बात हुई चंद्रयान 2 की कमियों की, जिनका हम चंद्रयान 3 में जरूर ख्याल रखेंगे। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि चंद्रयान 3 कब तक लॉन्च होगा और क्या सच में इसरो इसे नवंबर 2020 में ही लॉन्च करने वाला है? दोस्तों, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो जाए तब तक आप और मैं तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम इस बात का एनालिसिस जरूर कर सकते हैं कि क्या इतनी जल्दी ये सब पॉसिबल है। ये बहुत ही कठिन सवाल है और उससे भी कठिन है इसे करके दिखाना। अगर हम मान भी लें कि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा, फिर हमें प्रोपल्शन टैंक को डेवलप करना ही है और लैंडर और रोवर भी हम नासा से तो नहीं खरीदने वाले। हाँ, माना कि इस बार हमें सिर्फ उनकी कमियों को ही दूर करना है और हो सकता है कि हमारे पास कुछ रेडीमेड पार्ट्स भी हो, लेकिन साइंटिस्ट की माने तो इन सभी के बाद भी हमें लैंडर और रोवर को असेंबल करने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से पहले हमें रॉकेट और पेलोड की अरेंजमेंट भी करनी होंगी और ये सारे पेलोड जरूरी नहीं है कि इसरो के पास अवेलेबल ही होंगे। चंद्रयान 2 के समय भी हमने कुछ पेलोड्स नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी से खरीदे थे और इस बार भी हमें कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। इन सभी को खरीदने और सारे लीगल एग्रीमेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिससे ये सारा काम पॉसिबल हो पाएगा, यानी कि बजट। अगर हमें नया मिशन स्टार्ट करना है तो हमें इसके लिए बजट भी चाहिए और वो प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी फिलहाल गवर्नमेंट की है। आपको बता दूं कि इसके लिए इसरो को सबसे पहले भारत की मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाना होगा, जहां से अप्रूवल लेने के बाद उनकी रिक्वेस्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाएगी और आखिर में पीएमओ ऑफिस उस पर आखिरी मुहर लगाएगा। चंद्रयान 2 के बाद हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से इसरो का उत्साह बढ़ाया और उन्हें सपोर्ट किया, उससे मुझे ये तो नहीं लगता कि बजट के अप्रूवल में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन फिर भी ये 1-2 करोड़ की बात नहीं है।
इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला है और इसलिए गवर्नमेंट को भी इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा। वैसे दोस्तों, क्या गवर्नमेंट को इसके लिए फंड उठाने की जिम्मेदारी पब्लिक को दे देनी चाहिए? और अगर ऐसा हुआ तो क्या आप भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, अब ये बात तो क्लियर है कि इंडिया का हर आम आदमी चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के लिए बेसब्री से वेट कर रहा है और हम तो चाहते हैं कि बस आज के आज ही चंद्रयान-3 मून पर लैंड कर जाए। लेकिन क्या इसरो को भी इस बात की इतनी जल्दी है? क्या वो भी जल्द से जल्द चांद पर सक्सेसफुली लैंडिंग करना चाहता है? यहाँ हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि इसरो के ऊपर हर चीज़ की जिम्मेदारी है। मून पर सक्सेसफुली लैंडिंग करने के भी, गवर्नमेंट के पैसे का 100% सही यूज़ करने के भी, दुनिया में भारत की रिस्पेक्ट बनाए रखने के भी और 130 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के भी। और वो एक साथ कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और हर प्रोजेक्ट उतना ही जरूरी है। लेकिन कुछ कारण है जिस वजह से इसरो भी जल्द से जल्द चांद पर लैंडिंग करना चाहेगा। पहला कारण तो ये है कि जापान, चाइना, इजराइल और यूरोपियन यूनियन भी मून के साउथ पोल में लैंडिंग करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके अलावा नासा और अमेरिका की कई प्राइवेट स्पेस रिसर्च एजेंसीज भी इस दौड़ में शामिल हो चुकी है। ये दौड़ सिर्फ वहाँ सबसे पहले पहुँचने की ही नहीं है, बल्कि वहाँ के रिसोर्सेज का सबसे पहले पता लगाने की और उन पर कब्जा करने की भी है। हाँ, चाहे हम सबसे पहले भी वहाँ पर पहुँच जाए, लेकिन हम उन रिसोर्सेज पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते। लेकिन फिर भी जो सबसे पहले वहाँ पहुँचेगा वो एक तरह से उन पूरे रिसोर्सेज को डोमिनेट करेगा और दूसरे स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को ना चाहते हुए भी उसके सामने मदद के लिए हाथ फैलाने ही पड़ेगा। 2024 तक तो कई सारे मून मिशन लॉन्च हो चुके हैं। ऐसे में हमारे पास दो ही चॉइसेस हैं, या फिर हम सबसे पहले वहाँ पहुँच जाए या फिर घर में बैठकर ये दुआ करें कि बाकी सारे देशों के मून मिशन भी फेल हो जाए। और आई थिंक आप ऐसा कुछ तो नहीं सोचना चाहिए। दूसरा कारण यह है कि नवंबर 2020 में अर्थ और मून के स्पेस पर अलाइन होने वाले हैं कि मून मिशन को लॉन्च करना काफ़ी आसान है। ऐसे में इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को भी इसमें मिस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि नवंबर 2020 तक चंद्रयान-3 के सारे प्रिपरेशंस करना बेहद कठिन है। लेकिन अगर इसरो ने ये डेट रखी है तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही रखा है। अब तो बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट का ही इंतजार है। तो जब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार बरसाते रहे और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाकर फॉलो करो। ये है हमारा वीडियो। अगर आप नए साल के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो। मैं आता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, हम इंसान दिन प्रतिदिन इस ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने में लगे हैं और हर रोज नई नई डिस्कवरीज कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में की जा रही इतनी मेहनत के पीछे कारण क्या है? मतलब यार, हमें नए नए ग्रहों की खोज करके मिल क्या रहा है? इसका एक रीजन तो हम इंसानों की क्यूरियोसिटी है, लेकिन दूसरा ये है कि हम ब्रह्मांड के दूसरी जगहों पर भी जीवन की खोज में लगे हैं। जब भी हम यूनिवर्स में किसी नए ऑब्जेक्ट की डिस्कवरी करते हैं तो सबसे पहले उसको लेकर हमारा सवाल यही होता है कि क्या वहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज हैं? अगर कभी हमें हमारी धरती को छोड़कर जाना पड़े तो हम कहाँ जाएंगे? अब जाहिर सी बात है कि यूनिवर्स में बहुत दूर जाकर बसना तो हम इंसानों के लिए नामुमकिन सा है। तो क्या हमारे सौरमंडल में ही कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटीज हो? तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताऊंगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपके लिए पैसे बचाने का एक स्मार्ट और फ्लेक्सिबल तरीका बन सकता है। इस एप्लीकेशन का नाम है इजी प्लान। ये आपके नॉर्मल बैंक अकाउंट से एक बेटर वे है पैसे सेव करने। इजी प्लान में आप अपने गोल सेट कर सकते हो जो कुछ भी हो सकता है।